हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज से हम कक्षा 12 की भूगोल का कोर्स शुरू कर रहे हैं। जैसे कक्षा 11 में 3 किताबें थी, ऐसे ही कक्षा 12 में भी हमारे पास 3 किताबें हैं। जो उनमें पहली किताब है उसका नाम है मानव भूगोल के सिद्धांत। ठीक है, एक और दूसरी किताब है भारतीय लोग और उनकी जीवन शैली, ये और एक है प्रैक्टिकल की बुक। ये तीनों बुक्स आपस में बांटी हुई हैं। पहली दोनों बुक 35-35 नंबर की हैं और जो प्रैक्टिकल की बुक है वो है हमारी 30 नंबर की। थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना ज़रूरी होता है, ये आपको पता है। तो आज हम मानव भूगोल के सिद्धांत शुरू करेंगे। कक्षा 11 में हमने क्या पढ़ा था? भौतिक भूगोल पढ़ा था। और इसका पहला हमें जो इकाई है, जो पहला चैप्टर है, इसमें फर्स्ट इकाई में एक ही चैप्टर है, ये 5 मार्क्स का है। इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि मानव भूगोल होता क्या है, मानव भूगोल की परिभाषा क्या है और मानव भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो हमें इस चैप्टर से ही पता चलेगा। अतः इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए आगे करते हैं इसमें। अब हम ये देखिए, मानव भूगोल और प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, मानव भूगोल का, ठीक है, मानव भूगोल का प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। देखिए ये सब मानव भूगोल के अंतर्गत ही आते हैं। ये जो ये यहाँ पर समुद्र में चल रहे हैं, ये यहाँ पर बागवानी हो रही है, ये गार्डनिंग हो रही है, ये मकान बनाया हुआ है, ये सब मानव भूगोल के अंतर्गत ये आते हैं। अब मानव भूगोल को हम शुरू करने से पहले हमें भूगोल का अर्थ पता होना चाहिए। आपने 11th में भी सीखा होगा। चलो दोबारा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ज्योग्राफी, भूगोल, ज्योग्राफी वर्ड जो है वो दो ग्रीक वर्ड, ये क्या है, ग्रीक शब्द हैं, जियो और ग्राफोज। जियो का मीनिंग होता है पृथ्वी और करना या व्याख्या करना। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो अर्थ आ गया पृथ्वी की व्याख्या करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। अब पृथ्वी की व्याख्या का मतलब पृथ्वी के बारे में नहीं बताना, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व, चाहे वो प्राकृतिक हैं चाहे वो मानव निर्मित हैं, उन सब के को व्याख्या करनी है, सबका वर्णन करना, सबका हमें डीपली अध्ययन करना है। वही भूगोल का मीनिंग होता है। कई बार हिंदी में भूगोल लिखा होता है तो इसको हम इस टाइप से अलग अलग कर सकते हैं, भू और गोल, अर्थात पृथ्वी गोल है। तो भूगोल, मानव भूगोल को समझने से पहले ये हमें ज़रूर करना पड़ेगा। अब जो भूगोल शब्द है, सबसे पहले इसका प्रयोग किसने करा? सबसे पहले जो एक हमारे पास वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता, इरेटोस्थेनीज, ये हमारे कहाँ के विद्वान थे? ग्रीक के विद्वान थे। ईसा के जन्म से पहले कभी 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व, ऐसा कुछ अनुमान है। उस समय भूगोल शब्द का पहली बार इन्होंने प्रयोग किया और इन्हीं को भूगोल का जनक भी माना जाता है। ये क्या है? हमारे भूगोल के जनक, ठीक है, यही हमारे जनक हैं भूगोल के। और भारतीय भूगोल, अच्छा, भारतीय भूगोल के भी जनक अलग हैं। जेम्स रेनल नामक विद्वान थे, ठीक है। जो जेम्स रेनल थे ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ भारत आए थे। आप जानते हो, ये भी एक बहुत महान विद्वान थे और ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी में ही काम करते थे। ये क्या थे? समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे ये। समुद्र विज्ञान की ना बहुत बड़ी नॉलेज थी, नक्शे वगैरह ये बनाते थे। भारत में जो बंगाल का नक्शा था वो सबसे पहले इन्होंने ही बनाया था, ठीक है बेटा। और इन्होंने भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी दी थी हमको सबको, उनकी नदियों के बारे में गहन अध्ययन करा था, उस पर विस्तृत इतिहासकार भी बने थे ये, उन नदियों के बारे में बताकर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा भूगोल के बारे में। अब भूगोल पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, हम क्यों पढ़ते हैं भूगोल। तो भूगोल पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, इसका मुख्य उद्देश्य है कि पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना। जो पृथ्वी जो है, संपूर्ण पृथ्वी, ये क्या है? मानव का घर है, क्योंकि इस पर जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा समझदार कौन है? मानव है। तो पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना तथा उन तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पाला है। इसका अर्थ क्या हुआ? कौन से तत्वों का अध्ययन करना? जिनकी सहायता से
मानव अपना जीवन यापन करता है, यानी उन्होंने मानव को पाला है। अर्थ इसीलिए हमें प्रकृति और मानव के जो बीच संबंध हैं उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। भूगोल में प्रकृति और मानव ये दोनों अलग अलग नहीं है, यानी भौतिक भूगोल और प्राकृतिक पर्यावरण और मानव भूगोल जो है ये दोनों अलग अलग नहीं है। भूगोल में मेन जो हमें पढ़ना है, मेन जो हमें अध्ययन करना है वो इन्हीं दोनों के संबंधों पर करना है। हम पृथ्वी और मानव दोनों को, ठीक है, पृथ्वी और मानव जो होते हैं हमारे, इन दोनों को हम बिल्कुल भी अलग अलग नहीं कर सकते। हमें दोनों को एक साथ संयुक्त रूप में ही देखना पड़ेगा इसके अध्ययन के हेतु। अब देखो, हमने ऊपर ज्योग्राफी वर्ड का मीनिंग समझा था हमने, तो ज्योग्राफी वर्ड में जियो का क्या मीनिंग था? पृथ्वी। अब पृथ्वी को हम दो घटकों के रूप में तोड़ सकते हैं, एक घटक ये और एक इधर, एक भौतिक घटक और एक मानवीय घटक। अब भौतिक घटक कौन कौन से होते हैं? जो हमें प्रकृति ने दिए हैं। मानवीय घटक कौन कौन से हैं? जो मानव ने भौतिक घटकों का प्रयोग करके अपने लिए बनाए हैं। तो देखो, भौतिक घटक या इनको प्राकृतिक घटक भी हम कह सकते हैं। तो भौतिक घटक में क्या आ गया? भू आकृति। जो भू आकृति यानी पृथ्वी पर जो आकृतियाँ हैं, कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर समतल मैदान हैं, ये सब हमारे भू आकृति में आ जाते हैं। मृदा यानी मिट्टी, कहीं की मिट्टी उपजाऊ है, कहीं की मिट्टी बिल्कुल चट्टानी है, कहीं की बंजर है, कहीं की बालू है, और समुद्र के किनारे वाली रेतीली है, सब अलग अलग होती है। जलवायु, ये तो तुम्हें पता ही है। मौसम, हर प्रदेश का भी यानी पृथ्वी के हर स्थान का मौसम अलग अलग है, ये हम आगे पढ़ेंगे, या तुमने 11वीं में भी पढ़ा होगा जलवायु के बारे में। जल, पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है, समुद्र का हो चाहे पृथ्वी के अंदर हो, जो नदियों का जल हो, वो सब हमें प्रकृति ने ही दिया है। खनिज, पृथ्वी के अंदर जो कोयला, सोना, तांबा, हीरा वगैरह ये जो भी सब चीज़ पाई जाती हैं, ये सब खनिज हमें प्रकृति ने दी हैं। वनस्पति, पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जंतु, जानवर और मानव वगैरह जो भी हैं, ये सब भौतिक घटक में आते हैं। अब मानवीय घटक कौन से होते हैं? मानवीय घटक जो है जो मानव ने निर्मित करे हैं, जैसे घर मानव ने निर्मित करा है। जो भौतिक घटक है, जैसे लकड़ी वगैरह का प्रयोग करके, मिट्टी वगैरह का प्रयोग करके मानव ने घर बनाया। घर से फिर गांव बने, गांव से नगर बने। अब नगर बने तो उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए परिवहन आ गए। बंदरगाहें बनी। बंदरगाहें अधिकतर कहाँ होती हैं? ये समुद्र के किनारे बनाई गई होती हैं, जो समुद्री परिवहन के लिए। फिर खेत बने, यहाँ से तो हमें वनस्पति मिली थी, अलग अलग पौधे, तो मानव ने क्या करा? एक ही तरह के पौधे एक ही क्षेत्र में बोकर उनको खेत बना लिया, ऐसे बागीचे बना लिए। फिर धीरे धीरे ऐसे पौधे वनस्पति से जो प्रकृति रूप में से मिले हुए, उनसे दवाएं बनाई, नहर वगैरह बनाए अपने आप मानव ने। तो ये हो गए हमारे मानवीय घटक। तो पृथ्वी को इन दो घटकों के रूप में आसानी से हम विभाजित कर सकते हैं। अब इन दोनों घटकों की सहायता से ही भूगोल को दो प्रमुख शाखाओं में हम बांटते हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। अब हमें इन दोनों भूगोल का ही अध्ययन करना है। भौतिक भूगोल बेटा आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो। अब हम 12th में जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम मानव भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मानव भूगोल है क्या? इसने भौतिक तत्वों का उपयोग करके मानव ने जो भी कुछ निर्मित करा है अपने जीवन यापन के लिए, अपने रहन सहन को उत्तम बनाने के लिए, उसी को मानव भूगोल कहते हैं। आइए अब पढ़ते हैं मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं जो भूगोल के विद्वानों ने लिखी हैं। इन परिभाषाओं को मैं आपको समझाता हूँ, याद तो आपको ये ऐसे ही करनी पड़ेंगी। देखो, सबसे पहले जो परिभाषा है ये वाली, ये एक हमारे वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे, कहाँ के विद्वान थे? जर्मनी के विद्वान थे, और इन्हीं को ही मानव भूगोल का जनक, ये मानव भूगोल के जनक के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो सर्वप्रथम जो इन्होंने परिभाषा दी, अपनी एक किताब लिखी थी ना, एंथ्रोपोजियोग्राफिक, 1882 और 92 में इसके 3 खंड प्रकाशित हुए। तो बेटा ये ध्यान से रखना, क्योंकि आपके उसमें MCQ भी आता है, और MCQ में इस तरह की पूछी जा सकती है कि रेटजेल कहाँ के विद्वान थे, कौन सी उन्होंने पुस्तक लिखी, कौन से सन में लिखी, कितने उसके खंड थे, ये सब क्वेश्चन बनते हैं MCQ में। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा
कि मानव भूगोल जो है, मानव समाज, तो मानव के अलग अलग समुदाय पूरे विश्व में रहते हैं, उनके और धरातल यानी पृथ्वी, मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का, यानी उनके आपस में जो संबंध हैं का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित का मतलब जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। किसका? मानव समाज और पृथ्वी का संबंध जो हैं, एक दूसरे से जो जुड़े हुए संबंध हैं, उन संबंधों का अध्ययन है मानव भूगोल। ये सबसे पहली परिभाषा है जो फ्रेडरिक रेडजेल ने दी थी। संश्लेषण पर जोड़ दिया हुआ। संश्लेषण का मतलब एक दूसरे से जुड़ाव जो है। अब नेक्स्ट हमारी विद्वान थी एलन सी सैम्पल, महिला थी, और ये कौन थी? ये रेडजेल की ही स्टूडेंट थी। कहाँ से बिलोंग करती थी? अमेरिका से। ये अमेरिकन थी, ये स्टूडेंट थी रेडजेल की। इन्होंने भी अपनी पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट। कब आई ये? 1911 में आई। ये एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं बेटा ये। इन्होंने भी क्या करा? इन्होंने भी रेडजेल की जो सोच थी उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। इन्होंने क्या कहा? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी अस्थिर है, ठीक है, पृथ्वी हमारी क्या है? अस्थिर, और क्रियाशील मानव, मानव हमारा क्रियाशील है, कुछ ना कुछ गतिविधियाँ करता रहता है, उनके बीच परिवर्तनशील संबंध, यानी इनके बीच जो संबंध हैं वो समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। अभी हम आगे करेंगे कैसे ये परिवर्तित हुए हैं, आगे पढ़ेंगे इसको। तो उनके बीच जो परिवर्तन हो रहा है उसके संबंधों का ये अध्ययन है। ये बेटा याद तो आपको ऐसे ही करनी पड़ेंगी, डेफिनेशन में आप ज़्यादा चेंज नहीं, बस मैं इनको समझा रहा हूँ कैसे। एक और डेफिनेशन दे रखी है, वो है पॉल विडाल डी ला ब्लास। ये फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे, भूगोल विद्वान थे। इन्होंने भी अपनी एक किताब लिखी, प्रिंसिपल्स दे जियोग्राफिक ह्यूमेन। ये फ्रांस में लिखी हुई, फ्रांस का नाम है, फ्रांस की भाषा में लिखा हुआ है। ये कब आई थी? ये 1921 में आई थी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने थोड़ा सा और मानव भूगोल को विस्तृत रूप से समझाया। कहता हमारी जो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम हैं, हमारी जो पृथ्वी है उसको कुछ भौतिक नियम नियंत्रित करते हैं, जैसे कब कहाँ बारिश होनी है, कब कहाँ हिमपात होना है, कब कहाँ गर्मी पड़नी है, कब सर्दी पड़नी है, ऐसे कुछ भौतिक नियम है हमारे पास, कब पतझड़ आना है, ठीक है, इस तरह के भौतिक नियम है। तथा इस पर रहने वाले जीवों कौन से? मेनली मनुष्य, मनुष्य के अलावा और भी जीव होते हैं, के मध्य संबंधों, उनके बीच जो संबंध हैं, बात वही चल रही है कि मानव और प्रकृति के बीच में जो संबंध है उनका अध्ययन करना है, बस थोड़ा थोड़ा इन्होंने चेंज कर रखा। संबंधों का अधिक संश्लेषित यानी हुआ ज्ञान उत्पन्न करने की संकल्पना, ये है पॉल डी ब्लास की परिभाषा। ये परिभाषा आपको ऐसे ही करनी है याद, ये वैज्ञानिक के नाम से भी पूछी जा सकती हैं एमसीक्यू में, और शॉर्ट आंसर में भी ये आ सकती हैं। तो ये हमारी परिभाषाएं थी। उम्मीद करता हूँ आपको मानव भूगोल के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया होगा कि क्या होता है। और अगर सरल भाषा में मैं कह दूँ कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या हुई कि मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का विस्तृत अध्ययन, ठीक है। विस्तृत का मतलब काफ़ी बड़ा, यानी उसका कोई एंड नहीं है, जितना तुम अध्ययन करना चाहते हो करते जाओ, ठीक है। आइए अब मानव भूगोल की प्रकृति समझते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या होती है। मानव भूगोल की प्रकृति में क्या क्या आता है? देखो, मानव भूगोल की प्रकृति, भूगोल हमने दो भागों में बांटा था, एक तो भौतिक और एक मानव जनित। ऐसे ही पर्यावरण भौतिक पर्यावरण और एक मानव जनित पर्यावरण होता है, जो इन भौतिक पर्यावरण का ही यूज करके बनता है, ठीक है। और ये जो मानव जनित पर्यावरण होता है, ये सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण होता है। इन दोनों का जो संबंध होता है उसको समझना, उनके बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है उसको समझना ही मानव भूगोल की प्रकृति। अब अन्योन्य क्रिया, यह बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आई, ये क्या बोला है? अन्योन्य क्रिया कुछ नहीं है, भौतिक पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है, मानव जीवन को, और ऐसे ही मानव भी भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। ये जो एक दूसरे पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, एक दूसरे को जो अपने क्रियाकलापों से प्रभावित करते हैं, उसी को अन्योन्य क्रिया कहते हैं। अन्योन्य क्रिया कुछ और अलग नहीं है। अब भौतिक पर्यावरण जो है ये भी मानव को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है और
मानव भी अपने क्रियाकलापों से भौतिक पर्यावरण को आजकल बहुत प्रभावित करने लगा। कैसे? पहाड़ों पे क्या बना रहा है, पहाड़ काट काट के सड़कें बना रहा है, वहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया है मानव ने, वहाँ पर टनल बना रहा है। वो हमें प्रकृति ने तो नहीं दी, और प्रकृति भी कम नहीं है, भौतिक पर्यावरण क्या ये भी कम नहीं है। जब अति हो जाती है, जब मानव अपने उसके लिए पेड़ काटे जा रहा है लगातार, तो पेड़ काटने से क्या होता है, बाढ़ आ जाती है कभी कहीं प्रकृति के द्वारा, कभी कुछ। और ऐसे जैसे आप लेटेस्ट उदाहरण ले सकते हो, कोरोना का मानव ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी, तो एक कोरोना ये आपने अभी देखा ही है कि फैल गया, और एकदम से, हालांकि अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत कंट्रोल होना शुरू हुआ है, लेकिन प्रकृति ने अपना रूप दिखा दिया कि अगर मेरे से छेड़छाड़ करोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो प्रकृति भी अपने आप में ताकतवर है, और मानव तकनीक से ताकतवर होता जा रहा है, लेकिन ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हमें नहीं करनी चाहिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक है मानव का प्राकृतिकरण। अब मानव का प्राकृतिकरण क्या होता है? ये जो पुराने समय का जो मानव था, जब मानव की आरंभिक अवस्था थी और वो आदिम अवस्था में था, आदि मानव के टाइम की बात हो रही है, उस समय क्या था, मानव प्रकृति के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर था। अपना भोजन भी प्रकृति से प्राप्त करना, ठीक है, हर चीज़ प्रकृति पर निर्भर करता था। तो प्रारंभ में क्या था, मानव प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित होता था। उस टाइम पे आदि मानव का टाइप का होता था वो, उसे कोई ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं था, और वह क्या करता था, प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को ढाल लेता था। प्रकृति में बारिश हो रही है तो ठीक है, उसको प्रकृति का प्रकोप मानता था। ठंड पड़ रही है, कभी तूफ़ान आ रहा है तो डर भी जाता था उससे, प्रकृति की पूजा भी करता था। कहीं पानी पीता था तो हाथ जोड़ के पानी पीता था कि प्रकृति नहीं मुझे हमें प्राप्त कर दे रखा है। उस समय तकनीक का स्तर तो बिल्कुल निम्न था, तकनीक के बारे में तो ज्ञान ही नहीं था, ना वो आग जला सकता था, ना वो कहीं इधर से उधर जाने के लिए किसी चीज़ का प्रयोग कर सकता था। मानव जो विकास था बिल्कुल ना के बराबर था, यानी आदि मानव का ही टाइप का था। मानव से प्रकृति की सुनता था, प्रकृति की हर बात को अपना आदेश मानता था। जिस तरह से बाढ़ आ गई तो ठीक है, उसको लगता था कि आज प्रकृति हमसे कुछ गलती हो गई है और इसकी सज़ा हमें प्रकृति दे रही है, यानी बिल्कुल प्रकृति के ऊपर निर्भर था। प्रकृति की वो पूजा भी करता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था। जैसे तूफ़ान वगैरह आ जाता था तो उसको लगता था कि प्रकृति हमसे नाराज़ है। छोटे शब्दों में कहूँ तो प्रकृति जो है, प्रकृति का मानव दास था। अब ये सारी, इससे एक भौगोलिक विचारधारा बनी हमारी, जो हम आगे पढ़ेंगे। उस भौगोलिक विचारधारा का नाम निश्चयवाद इन्होंने दिया। इस मानव, ये जो हमने मानव का प्रकृतिकरण पढ़ा है, इसको तुम्हारी बुक में ये दे रखा है। इसमें बेंदा नाम का एक व्यक्ति है, उसके बारे में बता रखा है कि वह जंगलों में रहता था, गांव में कुल 3 झोपड़ियाँ थी, आवारा, उसके पास आवारा कुत्ते गांव में नहीं मिलते थे, गांव में मिलते थे, और ये ज़्यादा दिखाई भी नहीं देते थे आसपास। छोटी लंगोटी पहने रहता था। मतलब इस कहानी को आप पढ़ोगे अपने आप तो आपको पता चल जाएगा कि मानव किस हद तक प्रकृति के ऊपर निर्भर था। प्रकृति के सामने उसने अपने आप को क्या कर सकते हैं, गुलाम, अपने आप को गुलाम कर रखा था कि प्रकृति के सामने प्रकृति का गुलाम था। इसको दूसरे शब्दों में आप इस तरह भी कह सकते हो। आइए नेक्स्ट टॉपिक है, अब उल्टा हो गया, प्रकृति का मानवीकरण हो गया। अब धीरे धीरे समय गुजरा, मानव का विकास हो गया। मानव क्या करने लगा, प्रकृति के नियमों को धीरे धीरे समझने लगा। प्रकृति के नियमों का मतलब कब बारिश होती है, बाढ़ आने के क्या कारण होते हैं, कब सर्दी पड़ती है, कब वसंत ऋतु आती है। इस पैटर्न को मानव समझ गया, उसके नियमों को समझने लगा। तो उसके नियमों को समझने के साथ समझ कर उसने क्या करा, उसने प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी का विकास किया, जो शुरुआत में अत्यंत निम्न था। अब वो धीरे धीरे वो तकनीकी का जो विकास है बढ़ने लगा। तकनीकी के विकास से उसने क्या, मानव ने अपना सांस्कृतिक विकास किया। ठीक है, एक दूसरे से सहयोग की भावना, एक दूसरे के साथ ग्रुप में रहना, समुदाय में रहना। जैसे पहले था वो बेंदा, 2-3 झोपड़ियाँ थी, फिर इकट्ठे रहने लगे, घर बने, गांव बने। ठीक है, इस तरह से होने लगा। अब प्रौद्योगिकी यानी तकनीक की समझ आ गई। तकनीक की समझ से क्या हुआ, आग का आविष्कार हुआ। ठीक है,
उसे पता चल गया कि घर्षण करने से आग हमारी जलती है। फिर और थोड़ा विकास हुआ, डीएनए वगैरह पे अनुसंधान करके ये पता चल गया कि अनेक बीमारियों से हम किस प्रकार बच सकते हैं, कौन सी दवा यूज कर सकते हैं। और गति के नियमों का प्रयोग करके उसे पता चला कि तेज़ चलने वाले जो यातायात के साधन हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसने उनको भी विकसित कर लिया। तो तकनीक का उपयोग करके मानव ने अब क्या करा, प्रकृति को स्वयं के अनुसार ढालना सीख लिया। वो प्रकृति से डरता नहीं था। बारिश हो रही है, होने दो, उसे बारिश से बचाव पता चल गया कैसे करना है। बाढ़ आ रही है, आने दो। हिमपात हो रहा है, होने दो, उसे पता है कि मुझे कैसे बचना है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कोई प्रकृति से गुलाम था, अब वो प्रकृति को समझने लगा। प्रकृति के द्वारा प्राप्त, अब जो प्रकृति उसको अवसर देती थी, मानव ने उसका उपयोग शुरू कर दिया और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो गया और मानव प्रकृति का स्वामी बन गया। स्वामी समझता अपने आप को कि प्रकृति अब मेरे वश में है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो इससे एक विचारधारा का यहाँ पर जन्म हुआ, उसका नाम था संभववाद। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि मानव का प्रकृतिकरण होना और प्रकृति का मानवीकरण होना दोनों ही पूर्णतया ठीक नहीं है। अब प्रकृति का मानवीकरण भी यहाँ पर समझाया गया है। कहता है ट्रांडहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पवने और भारी हिम होना। तो पुराने समय में जब ऐसा होता था तो वहाँ लोग सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता था। महीनों तक आकाश अदीप्त रहता, यानी सूर्य निकलता ही नहीं है। 8 बजे अंधेरे में कार से काम जाती थी। कहता कैरी सर्दियों में उसके लिए विशेष, अब उसके पास विशेष टायर हैं, शक्तिशाली लाइटें जलाई रखती है। ये कैसे हुआ? तकनीकी से। उसका कार्यालय 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। कैसे? हीटर वगैरह लगे हुए हैं। तो इसको आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे तकनीक का विकास करके मनुष्य प्रकृति से स्वयं को बचा लेता है, यानी उसने प्रकृति के ऊपर विजय पा ली है। प्रकृति के ऊपर विजय पाना ही प्रकृति का मानवीकरण है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में आपको जो जो टॉपिक हमने पढ़ाए हैं, उम्मीद करता हूँ वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके पार्ट 2 में। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, समझिए सारा क्या है। भूगोल जो है रटने की चीज़ नहीं है। हाँ, रटना पड़ता है इसमें, हमें क्या रटना पड़ता है? हमें परिभाषाएँ रटनी पड़ती हैं। वो परिभाषाएँ कौन से वैज्ञानिक ने लिखी ये रटने पड़ता है, बाकी कुछ नहीं रटना पड़ता। बाकी ये समझने की चीज़ है, ये भी एक विज्ञान है, एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट ही है ये भी। और इसमें आप देखोगे, अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे तो इसमें हम बहुत सारे सब्जेक्ट को टच करेंगे। ठीक है, तो आपको मज़ा भी आने वाला है पढ़ने में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। इसको पढ़ते रहो, दोहराते रहो, ताकि आपको भूगोल की अच्छी समझ विकसित हो।